प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे और हमारा विषय भूगोल है, जिसका नाम है हमारी दुनिया इस पुस्तक का। और इस चैप्टर का नाम है भारतीय कृषि। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। कक्षा में प्रवेश करते ही भूगोल के शिक्षक ने बताया कि आज मध्याह्न भोजन के बाद हम लोग नज़दीकी के प्रखंड परिसर में लगे हुए कृषि मेला को देखने चलेंगे। सभी बच्चों में खुशी और उत्सुकता की लहर दौड़ गई। दोपहर बाद सभी बच्चे शिक्षक के साथ प्रखंड परिसर में लगे कृषि मेले में पहुँचे। वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। शामियाने लगे हुए थे, उनमें कई स्टॉल लगे हुए थे। स्टॉलों में कृषि उपकरण सजाकर रखे गए थे तथा पोस्टरों और मॉडलों की भरमार थी। बच्चों का समूह शिक्षक के नेतृत्व में सबसे पहले वहाँ मैदान में बने सभागार में पहुँचा। वहाँ लगी कुर्सियों पर बच्चों को बैठाकर शिक्षक सभागार के प्रभारी के पास गए और वहाँ लगे बड़े स्क्रीन पर कृषि संबंधी वृत्त चित्र चलाने का आग्रह किया। प्रभारी ने तुरंत उनकी बात मान ली और रिमोट से बटन दबाकर वृत्त चित्र शुरू कर दिया। सभी बच्चे एकाग्र होकर देखने लगे। पर्दे पर खेतों में लहलहाती हुई फसलें दिखाई दे रही थी। चित्रों के साथ आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। खेती करना, जिसे हम कृषि कार्य कहते हैं, एक प्राथमिक क्रिया है। हमारे देश की 60% जनसंख्या कृषि कार्यों से ही जीविका पाती है। भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालना, मत्स्य पालना इत्यादि करना कृषि कार्य है। कृषि उत्पादों पर दूसरे अनेक उद्योग निर्भर करते हैं। खेती करना एक तंत्र की तरह है जिसमें बीज, सिंचाई, खाद, उपकरण व श्रमिक लगते हैं। जुताई, बुआई, निराई, कटाई चरणबद्ध प्रक्रिया की जाती है। तब जाकर अंतिम उत्पाद के रूप में हमें अनाज, दलहन, फल, सब्जी, ऊन, डेयरी उत्पाद, दूध, मांस इत्यादि प्राप्त होते हैं। कृषि करने की विधियां एवं तकनीक प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की होती है। धान की बुआई के लिए खेत को तैयार कर रहा किसान। अब पर्दे पर दृश्य बदल गए थे। सीढ़ीनुमा खेत दिखाई पड़ रहे थे। कई लोग समतल मैदान में कुछ बोते हुए नजर आ रहे थे। पुनः आवाज़ गूंजी। खेती की एक प्रक्रिया जिसमें जंगलों को साफ कर व गड्ढों को भरकर फसल उपजाई जाती है। सालों साल फसल उपजाते रहने से वहाँ ज़मीन की उर्वरता कम हो जाती है। तब वहाँ खेती करना छोड़ देते हैं और जंगल के किसी दूसरे हिस्से को साफ करके वहाँ खेती करने लगते हैं। इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस तरह की खेती में ना तो आधुनिक उपकरण उपयोग किए जाते हैं और ना ही खाद्य। इसमें पारिश्रमिक श्रम का ज़्यादा उपयोग होता है और उपज भी अपेक्षाकृत कम होता है। इस तरह की कृषि को कतरन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। विश्व के अनेक भागों में झूम कृषि की जाती है, जिन्हें विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे वेनेजुएला, कोंगो, मलेशिया, लटांग, मैक्सिको मिल्पा। वेनेजुएला में कोंगो, मलेशिया में लटांग, मैक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे असम और उत्तर पूर्व के क्षेत्र में झूम खेती, आंध्र प्रदेश में पोडू, ओडिशा में पामाडावी, केरल में के क्षेत्रों में कुमारी, राजस्थान में वालरे, हिमालय क्षेत्र में खिला तथा झारखंड में कुरुल इत्यादि नाम से जाना जाता है। इस तरह से की जाने वाली खेती में मुख्य रूप से चावल और मक्के की फसल उगाई जाती है। बिहार में इस प्रकार की खेती के प्रमाण नहीं मिलते हैं। बच्चे बड़ी उत्सुकता से देख और सुन रहे थे। इसी बीच किसानों का एक दल भी आकर सभागार में बैठ गया था। वे भी वृत्त चित्र देखने लगे। पर्दे पर दृश्य बदल गए थे। भीड़ भाड़ वाले ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दिखाई दे रहे थे। लंबे बड़े मैदान में धान के खेत में काम करते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। इसी दृश्य के साथ आवाज़ गूंजी। भारत के उन क्षेत्रों में जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, वहां गहन जीविका कृषि की जाती है। इस पद्धति में कम से कम भूमि में अधिकतम उत्पादन का प्रयास किया जाता है। इसके लिए श्रम, उर्वरक और उपकरणों का भरपूर उपयोग किया जाता है।
इसके लिए श्रम, उर्वरक और उपकरणों का भरपूर उपयोग किया जाता है और एक वर्ष में एक ही खेत में अनेक फसलें उगाई जाती है। इसे गहन कृषि भी कहते हैं। बिहार में इस प्रकार की खेती होती है। पर्दे पर बिहार का नाम गूंजते ही बच्चों में उल्लास से जोरदार तालियां बजाई। यहाँ पर भारत में चावल व गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को मानचित्र में दिखाया गया है। गेहूं बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा वगैरह में होता है और धान और चावल यहाँ पंजाब के क्षेत्र में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनको दिखाया गया है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं पूर्वी भाग में ही ज़्यादातर इनकी खेती होती है, पश्चिमी भाग में ना के बराबर। और किसानों का दल भी प्रफुल्लित हो उठा। अब पर्दे पर आम, लीची, कपास, नारियल, चाय, कॉफ़ी, मसाले, रबर, केला, बांस आदि के दृश्य दिखाई दे रहे थे। पर्दे पर हरियाली छाई थी। आधुनिक कृषि उपकरणों के साथ लोग इन बागानों और खेतों में कार्य करते दिखाई पड़ रहे थे। पर्दे पर आवाज़ गूंजी। आधुनिक कृषि उपकरणों और बड़े पूंजी निवेश में जब बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन करते हैं जिसकी बिक्री के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध रहता है, तो इस प्रकार की कृषि वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। आम, लीची, कपास, नारियल, चाय, कॉफ़ी, मसाले, रबर, केला, बांस आदि के दृश्य दिखाई दे रहे थे। पर्दे पर हरियाली छाई थी। आधुनिक कृषि उपकरणों के साथ लोग इन बागानों और खेतों में कार्य दिखाई पड़ते थे। पर्दे पर आवाज़ गूंजी। आधुनिक कृषि उपकरणों और बड़े पूंजी निवेश से जब बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन करते हैं जिसकी बिक्री के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध रहता है, तो इस प्रकार की कृषि वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। उत्तर बिहार में मखाना, केला और तंबाकू की खेती वाणिज्यिक कृषि के उदाहरण हैं। तंबाकू बिहार का नाम आते ही बच्चों में फिर जोरदार तालियां बजाई। बच्चों को भारतीय कृषि के बारे में जानकर काफ़ी आनंद आ रहा था तथा उनको और अधिक जानने की उत्सुकता हो रही थी। अब पर्दे पर किसी महिला उद्घोषिका की आवाज़ सुनाई देने लगी। भारतवर्ष में ऋतुओं के अनुसार फसलें रोपी और काटी जाती है। यहाँ मुख्य रूप से 3 फसल ऋतुएँ हैं: खरीफ, रबी व जायद। खरीफ फसलें मानसून आने के साथ ही अर्थात जून जुलाई में बोई जाने वाले और अक्टूबर से नवंबर में काटे जाने वाले फसलें खरीफ फसल कहलाती है। इसमें मुख्य रूप से धान, मक्का, जूट, मूंगफली इत्यादि उपजाए जाते हैं। रबी फसलें वे फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। इस दौरान उपजने वाली फसलों को तापमान एवं जल की आवश्यकता खरीफ की अपेक्षा कम होती है, लेकिन खुली धूप और नमी की आवश्यकता होती है। रबी फसलों में गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जौ इत्यादि होते हैं। उद्घोषिका ने आगे कहा, खरीफ व रबी के बीच अर्थात गर्मी के मौसम में जो फसलें बोई जाती हैं वे जायद कहलाती हैं। यानी कि खरीफ व रबी के बीच अर्थात गर्मी के मौसम में जो फसलें बोई जाती है वे जायद कहलाती है। जायद फसलें कम समय में उपजने वाली फसलें हैं। इसमें मुख्यतः शीघ्र होने वाले फसलें उगाई जाती है। तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जियां इत्यादि जायद फसलें हैं। जनसंख्या की भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी करती है। श्रम पर आधारित भारतीय कृषि में अब आधुनिक उपकरणों के भी तेजी से उपयोग बढ़ा है। हम सबको मिलकर भारतीय कृषि को उन्नति की ओर ले जाना है। जय जवान जय किसान इतना कहकर वृत्त चित्र समाप्त हो गया। वृत्त चित्र काफ़ी जानकारीप्रद रहा। शिक्षक महोदय ने किसानों के दल में सबसे बुजुर्ग सदस्य से आग्रह किया कि वे बच्चों को कृषि के बारे में कुछ और बताएं। बच्चे उस बुजुर्ग किसानों के चारों ओर घेर कर बैठ गए। किसान दादा कहने लगे, देखो बच्चों, फसलों के विभिन्न उपयोग हैं। उपयोगिता के आधार पर फसलों को 5 भागों में बांटा गया है: खाद्य फसलें, रेशेदार फसलें,
पेय फसलें, बागवानी फसलें और व्यापारिक फसलें। खाद्य फसलें जिसमें धान, गेहूँ, चना, मूंग, मटर, अरहर, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का इत्यादि है। इसमें ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, रागी, गड़ुआ आदि मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं। इनकी उपज कर उपजाऊ भूमि और अल्प वर्षों में भी होती है। खाद्य फसलें, खाद्य फसलों में दलहन और तेलहन मुख्य फसलें हैं। दलहन सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शाकाहारी खाद्य पदार्थ है। इसकी खेती रबी और खरीफ दोनों ही अवधि में की जाती है। इसमें चना, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, मटर इत्यादि है। बिहार के तौल क्षेत्र में दलहन की फसल खूब होती है। दलहन की फसलें वैसी फसलें हैं जिनके बीज काम में लाए जाते हैं। छोटे बीज वाले सरसों, तिल, अलसी, सूरजमुखी है, जबकि बड़े बीज वाले सोयाबीन व नारियल है। इन बीजों से तेल निकाले जाते हैं। नारियल की फसलें दक्षिण भारत डेल्टाई क्षेत्र के समुद्र तटीय इलाके में खूब होती है, जबकि सरसों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में तथा सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में खूब उपजाया जाता है। खाद्य फसलें वे फसलें जिन्हें किसानों द्वारा भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपजाया जाता है। यहाँ पे अनाज के उत्पादन की भौगोलिक दशाओं के बारे में बताया गया है। धान और चावल, इसमें औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए। वर्षा की मात्रा 75 से 100 सेंटीमीटर और चिकनी एवं दोमट मिट्टी में ये अच्छी उगती है। गेहूं में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए बुआई के समय, और वर्षा की मात्रा 50 से 75 सेंटीमीटर दोमट मिट्टी में ही अच्छे से होती है। बुआई के समय 20 से 25 डिग्री 25 सेंटीमीटर में भी हो जाएगा। कटाई के समय इसमें 20 डिग्री से 25 डिग्री सी का तापमान चाहिए। ज्वार, अधिक तापमान और कम वर्षा चाहिए। लाल, नीली, दोमट व बलुई मिट्टी में ये उगती है। बाजरा, अधिक तापमान और कम वर्षा, बलुई मिट्टी में उगती है। और रागी, अधिक तापमान, कम वर्षा और लाल मिट्टी और दोमट व बलुई मिट्टी में उगती है। मक्का 21 डिग्री से 27 डिग्री सी जलोढ़ मिट्टी में उगती है। और रेशेदार फसलें, बच्चे बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे, उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। कपास और जूट की फसलें प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। कपास के पौधों के लिए काली मिट्टी और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के साथ 210 पाला रहित दिन व खिले धूप की आवश्यकता होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान इत्यादि मुख्य उत्पादक राज्य है। बिहार में कपास की खेती तो नहीं होती, लेकिन जूट की फसल खूब उगाई जाती है। यह कहते हुए वह मुस्कुराए, पुनः आगे कहने लगे, इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं। बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, सहरसा में इसको खूब उपज होती है। जूट की उपज के लिए साधारण तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेल्सियस तक और वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में यह खूब उपजाया जाता है। उन्होंने पास भरे झोले के उठाकर दिखाया कि यह जूट से ही बनी है। दीवारों पर चूने से ही की जाने वाली पुताई की कुची भी जूट से ही बनी रहती है। भारत और बांग्लादेश इसके उत्पादन में अग्रणी देश है। बच्चों को यह जानकर बहुत अच्छा लगा। पेय फसलें, किसान दादा ने कुछ सोचते हुए कहा, आप लोगों को कौन कौन से पेय पसंद है? बच्चे एक साथ बोले, चाय, कॉफ़ी एवं कोक। किसान दादा बोले, ये सब पेय फसलों के उत्पादन हैं। चाय की फसल अपने देश में खूब होती है। चाय की झाड़ियाँ जीवांश मुक्त गहरी मिट्टी और ढलवां क्षेत्र में उगाया जाता है। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश में चाय की फसल होती है। बिहार के किशनगंज और पूर्णिया जिले में चाय की फसल होती है। भारत विश्व में चाय का अग्रणी निर्यातक देश है। चाय और कॉफ़ी बेचने वाली कंपनियों के नाम बताएं। दूसरी पेय फसल कॉफ़ी है। भारतीय कॉफ़ी को मधुर कॉफ़ी भी कहा जाता है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में पैदा किया जाता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के कारण काफ़ी लोकप्रिय है। अच्छा बच्चों, आप फल सब्जियां तो खाते होंगे। आपको पता है फल सब्जी बागवानी फसलों के उत्पाद हैं।
बागवानी फसलें। केला, आम, लीची, सब्जियां, फूलों आदि की घरेलू खपत खूब है। फूलों की खेती पर्व त्योहारों, शादी ब्याह और औषधियों की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सब्जियों की मांग प्रतिदिन होती है, इसलिए शाक सब्जियों की खेती को ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। व्यापारिक फसलें। रबर, मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना ये सब व्यापारिक फसलें हैं। रबर को छोड़कर बाकी फसलें बिहार में बहुतायत से उपजाई जाती है। ये फसलें कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करती है। बीड़ी, सिगरेट, नीनी, टायर आदि उद्योग इन्हीं फसलों पर आधारित है। बिहार में चीनी की कई मिलें हैं। यही है कहानी हमारी फसलों और इसके उपयोग की। इतना कहकर वो चुप हो गए। बच्चों को फसल के बारे में यह जानकारी बड़ी अच्छी लगी। उन सब ने उनको धन्यवाद दिया। शिक्षक के नेतृत्व में सभी बच्चे स्टॉल को देखने निकले। एक स्टॉल पर एक कैलेंडर रोमा पेपर पर लिखा था, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। वर्षा पर निर्भरता। भारतीय कृषि का 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष क्षेत्र मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। कभी ओलावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि फसलों के उत्पादन को प्रभावित कर देते हैं। भारत व बिहार सरकार अधिक से अधिक भूमि की सिंचाई के अंतर्गत लाने का प्रयास कर रही है। खेतों के छोटे आकार। भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। जमीन के पारिवारिक बंटवारे के कारण खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है और चकबंदी के अभाव में भूजोत बिखरे हैं। छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी होते हैं। भूमि का असमान वितरण। भूमि का वितरण असमान से भी भारतीय कृषि प्रभावित है। अंग्रेजी शासन के दौरान भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई जमींदारी प्रथा ने किसानों का शोषण किया। स्वतंत्रता के बाद भू सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन इसमें गति लाने की आवश्यकता है। कहीं किसानों के पास बड़ी संख्या में जोत है तो अधिकतर जोतहीन है। कृषि ऋण। छोटे किसान बीज, खाद, कीटनाशक, श्रमिक आदि के लिए महाजनों या अन्य स्थानों से कर्ज लेते हैं। ऊंची सूद पर कम उत्पादन, मौसम की बेरुखी, बिचौलियों के कारण किस्में पर्याप्त लाभ नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में वे ऋण नहीं लौटा पाते। यह इनके कृषि उत्पाद क्षमता को प्रभावित करती है। कृषि विपणन। अच्छी बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान अपने उत्पादों को बिचौलियों व व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए बाध्य है, जो उनके उचित मूल्य नहीं देते। फसलों की अत्यधिक उत्पादकता को न तो सही ढंग से बाजार में पहुंचा पाते हैं और न ही बिक्री कर पाते हैं। बिचौलिए इस स्थिति का लाभ उठा लेते हैं। परंपरागत कृषि। भारतीय किसान हल, बैल, कुदाल, खेती, खुरपी, हंसुआ इत्यादि परंपरागत औजारों से खेती करते हैं। फसल की कटाई, रोपाई मानव श्रम पर आधारित है। फसल के एक भाग को ही बीज के रूप में प्रयोग करते हैं। उन्नत किस्म के बीजों का प्रचलन कम है। सभी बच्चों ने इसे पढ़ा, कुछ ने अपनी कॉपियों में भी नोट किया। तभी शिक्षक महोदय ने एक व्यक्ति से सभी बच्चों को परिचय कराते हुए कहा, आप प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं। अगर आप में से किसी को कृषि के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एक बच्चे ने प्रश्न किया, बिहार प्रांत के कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या है? कृषि विपणन। अच्छी बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान अपने उत्पादों के बिचौलिए व व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए बाध्य है, जो उनके उचित मूल्य नहीं देते। फसलों की अत्यधिक उत्पादकता को न तो सही ढंग से बाजार में पहुंचा पाते हैं और न ही बिक्री कर पाते हैं। बिचौलिए इस स्थिति का लाभ उठा लेते हैं। परंपरागत कृषि। भारतीय किसान हल, बैल, कुदाल, खंती, खुरपी, हंसुआ इत्यादि परंपरागत औजारों से खेती करते हैं। फसल की कटाई, रोपाई मानव श्रम पर आधारित है। फसल के एक भाग को ही ठीक के रूप में प्रयोग करते हैं। उन्नत किस्म के बीजों का प्रचलन कम है। सभी बच्चों ने इसे पढ़ा, कुछ ने अपनी कॉपियों में भी नोट किया। तभी शिक्षक महोदय ने एक व्यक्ति से सभी बच्चों को परिचय करते हुए कहा,
आप प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं। अगर आप में से किसी को कृषि के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एक बच्चे ने प्रश्न किया, बिहार प्रांत के कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या है? प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने कहना शुरू किया, बिहार के कृषि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। बिहार प्रांत की कृषि मानसून पर आधारित है। वर्षा पर निर्भर होने के कारण फसलों के उत्पादन में अनिश्चितता बनी रहती है। पर्याप्त वर्षा से अच्छी फसल होती है, जबकि अल्प वृष्टि से फसलों का नुकसान होता है। इस तरह यहाँ की फसलें प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती है। खेती करने के तरीके पुराने हैं। हल, बैल, कुदाल, खुरपी ही प्रमुख उपकरण है। खेती श्रम पर अधिक आश्रित है। परंपरागत कृषि यहाँ की विशेषता है। छुपी हुई बेरोजगारी हमारे कृषि की खास विशेषता है। यहाँ परिवार के अधिकांश सदस्य फसल बुआई कटाई के दौरान कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसे में उन्हें स्वयं के लिए रोजगार में लगा होना समझ में आता है, जबकि वे वस्तुतः रोजगार के अभाव में भी इन व्यर्थों के संचलन होते हैं। राज्य में कृषि जीवन निर्वाहन के लिए किया जाता है। जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, रोजगार के अन्य साधनों के अभाव में कृषि ही अर्थ प्राप्ति का स्रोत होता है। यहाँ कृषि का स्वरूप व्यावसायिक नहीं हो नया है, लेकिन वर्तमान में बिहार में कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टर, पावर टिलर, यहाँ पे आधुनिक कृषि उपकरण का चित्र दिखाया गया है। बीड वीवर आदि का प्रयोग बड़ा है। यहाँ की कृषि सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करने वाला है। फसलों को बुआई और कटाई से जुड़े पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। खेती कार्य करने के दौरान लोकगीतों के गायन, फसल भंडारण पर विभिन्न पर्वों का आयोजन, कृषि यंत्रों का पूजन, कृषि कार्यों में जुड़े गीत, पहेलियाँ, कहावतें आदि जीवन को झंकृत भी करती है और किसानों में ऊर्जा भी करती है। यहाँ तक कि पशुओं पर भी प्रभाव डालती है। ये मांगलिक कार्य समाज और जीवन को प्रभावित करते हैं। इनसे बाजार प्रभावित होते हैं। बच्चों की उनकी संवाद अदायगी बड़ी अच्छी लगी। शिक्षक ने उन्हें धन्यवाद दिया और बच्चों को निर्देश दिया कि वे शीघ्र सभी स्टॉलों को देख लें। बच्चे आगे बढ़े। कुछ एक स्टॉलों पर कृषि के वैज्ञानिक उपकरण थे। कहीं फसल काटने की मशीन थी तो कहीं फसल से भूसा अलग किया जाने वाला यंत्र था। एक स्टॉल पर एक कृषि विशेषज्ञ किसानों से संवाद स्थापित करते हुए कह रहे थे कि 1960 के दशक में कृषि के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आए। इन्हीं बदलावों के कारण इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। इसके अंतर्गत परंपरागत कृषि के बदले वैज्ञानिक उपकरणों, संकर बीजों, कीटनाशकों एवं सिंचाई के विभिन्न उन्नत तकनीकों का प्रयोग शुरू हुआ। एक ही फसल के साथ दूसरी फसलों को लगाना अंतर कृषि कहलाती है। गेहूं के साथ सरसों की फसल बोना, आलू के साथ बकली, मूली, सरसों उपजाने से पैदावार में बढ़ोतरी हुई। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले वैज्ञानिक कृषि उपकरणों का उपयोग शुरू किया। यहाँ के किसानों ने खेती की जुताई और फसल ढुलाई के लिए ट्रैक्टरों का प्रयोग शुरू किया। फसल काटने के लिए मशीनों का उपयोग होने लगा। सिंचाई के लिए ड्रैम बनाकर नहर का जाल बिछाया गया, जिससे मानसून पर निर्भरता कम हुई। राजस्थान जैसे प्रदेशों में भी इंदिरा गांधी नहर बनाकर धान की फसल उगाई जाने लगी। प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा के लिए फसलों की बीमा का प्रावधान और कम ब्याज पर बैंक से या स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया। ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियों, पैक्सों का गठन, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से किसानों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराई गई। बिस्कोमान द्वारा खाद और बीज उपलब्ध कराए गए। श्रीविधि तकनीक, यह तकनीक उत्तम बीज चयन की प्रक्रिया है। इसके लिए सबसे पहले बड़े ड्रम जैसे बर्तन में पानी डालकर उसमें नमक डाला जाता है ताकि पानी का घनत्व बढ़ जाए। इस पानी में धान के बीज डाल दिए जाते हैं। अच्छे बीज पानी की तली में बैठ जाते हैं और ऐसे ही बीजों को निकाल कर सुखा लिया जाता है। इन बीजों को खेती में छींटकर पौधे तैयार किए जाते हैं। इन पौधों को उखाड़कर पुनः एक एक पौधा अलग अलग रोपा जाता है। इन पौधों को कम पानी व कम उर्वरक की आवश्यकता होती है।
और बिस्कोमान द्वारा खाद और बीज उपलब्ध कराने और सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना से बिहार में कृषि कार्यों में बढ़ोतरी हुई। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के कृषि संबंधी नई जानकारियां उपलब्ध कराई गई। अपने प्रांत में श्री विधि तकनीक से धान उपजाने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया। अब तो कम लागत में बेहतर उत्पादन करने वालों को किसान श्री पुरस्कार भी दिए जाते हैं। केंचुए का पालन पर खाद्य तैयार किया जाता है। जैविक खाद जीवों के अवशेष, खरपतवार, गोबर, पत्तियों, छिलकों को सड़ाकर बनाया जाता है। जैविक खाद जीवों के अवशेष, खरपतवार, गोबर, पत्तियों, छिलकों को सड़ाकर बनाया जाता है। जैविक खादों के उपयोग पर भी बल दिया गया। अब तो किसानों के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी खोले गए हैं, जहाँ से प्रखंडों में कृषि सलाहकार भी किसानों को सलाह देते हैं। मिट्टी जांच के लिए सभी प्रखंडों में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, ताकि मिट्टी की उर्वरता की जांच कर आवश्यकता अनुसार उपाय किए जा सके। ATMA एवं भक्ति जैसे संस्थाएं कृषि के क्षेत्र में किसानों की मददगार सरकारी एजेंसियां हैं। जैविक खाद बनाने, केंचुआ पालन का प्रशिक्षण किसानों को दिया जा रहा है। इसके अलावा कृषि उत्पादों की प्रदर्शनियां लगाकर उत्पादों के पुरस्कृत करके भी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तो बड़े बड़े उपभोक्ता बाजार श्रृंखला के व्यापारी किसानों से सीधे उत्पाद खरीद रहे हैं। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि विश्व में सबसे अच्छी चाय किस प्रदेश में होती है, जिसकी विश्व में सबसे अधिक मांग है? असम प्रदेश में चाय की सर्वाधिक खेती होती है। दक्षिण चीन में भी चाय के बड़े बड़े बागान हैं, लेकिन दार्जिलिंग के हैप्पी घाटी के चाय की विश्व में सर्वाधिक मांग है। उत्तर पूर्व भारत का चाय प्रदेश असम घाटी प्रदेश। असम घाटी जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थित एक निम्न भूमि असम घाटी जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थित एक निम्न भूमि है, जो चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक प्रदेश है। भारत के अन्य चाय उत्पादक क्षेत्रों के विपरीत, जहां चाय उत्पादन पर्वतीय ढालों पर किया जाता है, असम में चाय उत्पादन नदी घाटी में अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर किया जाता है। चाय बागान में काम करने वाले अधिकांश स्थानीय कछारी लोग होते हैं। चाय उत्पादन के लिए लगभग सभी भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ का औसत तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड व वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु को जन्म देती है। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी ये इसके उत्पादन को बढ़ाती है। ऐसी परिस्थितियाँ चाय उत्पादन के अनुकूल मानी जाती है। इसी जलवायु के कारण असम की चाय में विशेष स्वाद व खुशबू आती है। असम में विशेष रूप से काली चाय का उत्पादन होता है। असम घाटी में व्यापारिक स्तर पर चाय उत्पादन संगठित रूप से शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट बुज को जाता, जिन्होंने सर्वप्रथम 1823 ईस्वी में यहाँ के उत्पादित चाय को ब्रिटेन के बाज़ारों में पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 1823 में ही और ब्रिटेन से आने वाली मांग के कारण वहाँ चाय उत्पादन का तेज़ी से विकास हुआ। आज यहाँ लगभग 6,80,400 किलोग्राम चाय का उत्पादन प्रति वर्ष होता है। पहले चाय उत्पादन की प्रक्रिया मानव श्रम पर आधारित थी। इसका स्थान अब आधुनिक मशीनों ने ले लिया है। ये कुछ ही समय में चाय की पत्तियों को बेचने योग्य उत्पाद का रूप देती है। उत्तर पश्चिम भारत का खाद्यान्न उत्पादक प्रदेश पंजाब। पंजाब भारत का अग्रणी कृषि उत्पादक प्रदेश है। भारत में हरित क्रांति की वास्तविक असर पंजाब में ही देखने को मिलता है, जहां हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत बीजों के प्रयोग व सिंचाई सुविधा तथा आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग के कारण खाद्यान्न फसलें विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा। इसलिए इस प्रदेश को गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। आज देश का 20% से अधिक गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है।
सिंचाई की बढ़ती सुविधाओं के कारण यहाँ देश के अन्य भागों की अपेक्षा वन में अधिक फसलें का उत्पादन होता है। साथ ही इस कम वर्षा वाले क्षेत्रों में धान का उत्पादन भी तेज़ी से बढ़ा है। इन दो फसलों के अतिरिक्त मक्का, तिलहन, दलहन, कपास इत्यादि फसलों के साथ साथ व्यापक स्तर पर डेयरी फार्मिंग को भी किया जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर डेयरी उत्पाद जैसे दूध, घी, अंडा, मांस का भी व्यापक उत्पादन होता है। क्रियाकलाप। आजकल शादी पार्टियों व बड़े आयोजनों में खाद्य सामग्रियों की अधिक बर्बादी हो रही है। क्या यह उचित है? वर्ग कक्षा में चर्चा करें। भारतीय कृषि में पंजाब का अग्रणी स्थान है। इसके बावजूद भारत को खाद्यान्न संकट से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस प्रांत की कृषि के समक्ष अनेक समस्याएं आ रही है। यह शोध भारत के लिए चेतावनी के सूचक का कार्य करता है। मुख्य समस्याएं इस प्रकार है। पंजाब में कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति तेजी से कम हो रही है। पंजाब में कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति तेजी से कम हो रही है। अत्यधिक सिंचाई के कारण खेतों में जल जमाव की समस्या हो रही है। रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी में प्रदूषण बढ़ने से मिट्टी का उर्वरा शक्ति कम हो रहा है। और कृषि में उपकरणों, उन्नत बीजों व कीटनाशी के बढ़ते उपयोग के कारण कृषि लागत बढ़ रही है और बंटवारे के कारण खेतों के आकार भी छोटे हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।